जो एक एवोकाडो फार्मर है जो अपनी एक साथी एस्ट्रा के साथ मैक्सिकाली में एक बड़ा फार्म चलाता है। इनके पास करीब के इलाके के कई लोग काम करते हैं, लेकिन इस साल एक वायरस ने इनकी फसल को तबाह कर दिया है, इसलिए उनके पास अपने मजदूरों को देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। जो को अब एक ऐसे काम की तरफ जाना पड़ता है जिसे वो बहुत अच्छे से जानता है, लोगों की धुलाई करना। जो सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि वो एक स्पेशल फोर्स का सिपाही रह चुका है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का बड़ा माहिर है। जो एक गैर कानूनी खुफिया टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाता है। इसके साथ इसका एक मुलाजिम और अच्छा दोस्त ल्यूपिस भी था। इसकी पहली लड़ाई में दूसरा फाइटर इसे बुरी तरह काट लेता है, जिससे जो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जो चोक होल्ड लगाकर इसे मार ही डालता है। इसके बाद ल्यूपिस जो को वापस चलने का कहता है क्योंकि उसका घाव गहरा था, लेकिन जो को अभी और बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। खैर इसके बाद दूसरा फिर तीसरा और चौथा। यहाँ कोई भी जो के आगे टिक नहीं पाता। अब वो इतना पैसा कमा चुके थे कि मजदूरों को 2 महीने की तनख्वाह दे सकें, इसलिए वहाँ से जाने लगते हैं। एस्ट्रो इसके जख्म देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन उसे जो पर फख्र भी था क्योंकि इस वक्त फॉर्म को बचाने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर जो मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए जाता है। फॉर्म अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ वक्त लगना था। ल्यूपिस जिसे मशवरा देता है कि हालात बेहतर होने तक तुम मजदूरों को निकाल दो, लेकिन जो को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है ये मजदूर कई सालों से हमारे साथ हैं, सिर्फ ये नहीं इनके बाप दादा भी। ल्यूपिस कहता है हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब ये हमारे बस में नहीं और ये सख्त जान लोग हैं, ये अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। बाद में जो एक मुलाजिम मार्को के साथ मार्केट की तरफ जाता है। मार्को कहता है हमारे यहाँ से हर साल कई हजारों लोग इलीगल तरीके से यूएसए में घुसने की कोशिश करते हैं और तुम हो कि अपना इलाका छोड़कर यहाँ आए बैठे हो। जो इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। मार्को कहता है तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा जिस वजह से वहाँ से भागे हुए हो। जो कहता है हाँ कई बार किराए के सिपाही के तौर पर कुछ गलत ग्रुप्स के साथ मिलकर भी लड़ना पड़ जाता है। खैर मैं यहाँ इसलिए आया कि एस्ट्रा के बाप ने मुझे अपने डिफेंस ग्रुप को ट्रेन करने के लिए बुलाया था और फिर मैंने यहीं रहने को पसंद किया। मार्को ने जो की फाइटिंग स्किल के बारे में बहुत सुना था कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता। वो भी जो की तरह एक बेहतरीन फाइटर होना चाहता था, लेकिन जो कहता है मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लड़ाई में गुजारा। मेरे मुताबिक इससे एक बहुत बेहतर जिंदगी भी है, अपनों के साथ पुरसकून जिंदगी। मार्केट में पहुंचकर जो एक लेडी से सब्जी खरीदता है। वो जो से कहती है कि तुम लोगों की फसल जल्द ठीक हो जाएगी। जो यहाँ से जाते हुए मुस्कुराता है कि मुझे कभी भी इसकी पूरी बात की समझ नहीं आई, मैं यूं ही यस यस करता रहता हूँ। तभी कुछ गुंडे वहाँ इस लेडी से भत्ता वसूलने आते हैं। वो इससे बदतमीजी करते हैं। जो गुस्से से अपने ट्रक का टेल गेट बंद करता है, जिससे गुंडों की तवज्जो इस पर आ जाती है। जो इनसे बातचीत से बचने की कोशिश करता है और कहता है मैं तो सिर्फ एक आम सा किसान हूँ, लेकिन चावेज जानता था कि ये डिफेंस ग्रुप का हिस्सा है और वो इसकी फाइट्स भी देख चुका था। चावेज धक्का देकर कहता है कि मैं तुम जैसे न जाने कितनों को पहले भी मार चुका हूँ। तभी वो डरे हुए मार्को पर गन पॉइंट कर देता है। जो इन दोनों के बीच आ जाता है और कहता है हम कोई मसला नहीं चाहते, हमने कुछ नहीं देखा, हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं। चावेज उन्हें जाने देता है, लेकिन फिर वो साइको वापस जाकर उस लेडी को गोली मार देता है। वापसी पर मार्को लेडी की मौत पर बहुत दुखी था। वो वादा करता है कि वो लड़ना सीखेगा और इन सब बदमाशों को मार डालेगा, लेकिन तभी मुसीबत इनके पीछे आ जाती है। चावेज और इसके गुंडे इनका पीछा कर रहे थे। जो तेजी से इनसे दूर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान इसकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। जो जख्मी हो गया था। तभी चावेज के गुंडे मार्को को घसीटकर बाहर निकाल लेते हैं। अब मार्को घुटनों के बल चावेज के सामने बैठा हुआ उससे माफिया मांग रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। वो कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत कहना। लेकिन इस साइको को लगता है कि लोगों और इसके गार्ड्स के सामने इसकी बेइज्जती हुई क्योंकि जो इनसे डरा नहीं था। वो कहता है मैं इस इलाके का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान हूँ और जानते हो पहला कौन है? मेरा बाप ड्रग लॉर्ड
जनरल। कोई उसके नाम की बेइज्जती करके बच नहीं सकता। वो मार्को को यही मार डालने लगता है, लेकिन तभी जो इसके एक साथी से बंदूक छीनकर इन तीनों को टपका देता है। इसके बाद वो अपने ट्रक से 2 बेलचे निकालता है और मार्को की मदद से इन लाशों को गड्ढे में छुपाकर ट्रक को आग लगा देता है। मार्को कहता है तुम्हें उन्हें मारते हुए जरा भी फिक्र नहीं हुई। जो कहता है ये ऐसी ही सिचुएशन थी, मारो या खुद मर जाओ। इसके बाद जो मार्को को घर छोड़ते हुए उससे वादा लेता है कि इस बात के बारे में किसी से जिक्र तक नहीं करना। अब फॉर्म पर जिंदगी मामूल पर आ गई थी। कई हफ्तों में फॉर्म में भी बेहतरी आना शुरू हो गई थी, साथ में जो अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखे हुए था। एक रोज जो फार्म पर जा रहा था कि इसे रास्ते में 2 आदमी दरख्तों में घूमते दिखते हैं। इनमें एक बहुत ही सूटेड बूटेड आदमी बीस्ट था। वो कहता है ये फार्म बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो कहता है कि बिना इजाजत किसी के बाग में इस तरह घूमना अच्छा नहीं। बीस्ट कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने बाग देखना चाहा। खैर वो इससे लिफ्ट मांगते हैं और जो इन्हें आगे तक छोड़ने पर राजी हो जाता है। रास्ते में बीस्ट बातचीत करता है और यूं जाहिर करता है जैसे उसे एग्रीकल्चर से बहुत ही मोहब्बत है, उसे बाग उगाना अच्छा लगता है। लेकिन दरअसल वो जनरल का एक बेरहम अंडरवर्ल्ड बॉस था और इसके साथ रूथ थी इसका खास आदमी। खैर वो रास्ते में एक जगह उतर जाते हैं। जो को कुछ ठीक नहीं लगता, वो खतरे को भांप जाता है और फौरन घर की तरफ जाता है और घबराहट में एस्ट्रा से कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। वो एस्ट्रा को सब कुछ बता देता है कि कैसे कुछ अर्सा पहले वो एक मसले में फंस गया था और अब कुछ लोग बदला लेने इन तक आ पहुंचे हैं। एस्ट्रा इस खतरे को बहुत अच्छे से समझती थी और फौरन से जाने के लिए पैकिंग शुरू कर देती है। जो मार्को को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उससे राब्ता नहीं हो पाता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये दोबारा से बीस था। वो खुद को एक फलों का डिस्ट्रीब्यूटर बताता है और कहता है मैं आपके फार्म के एवोकाडोस खरीदना चाहता हूँ, आपका फल बहुत ही बेहतरीन है। इसके अच्छे अंदाज की वजह से एस्ट्रा को इसे वेलकम करना पड़ता है, लेकिन वो इसके प्रपोजल को रिजेक्ट करती है कि हमारी पहले ही एक कंपनी से डील हो चुकी है। बातों के दौरान करीब में पड़े बैकपैक देखकर बीस्ट पूछता है शायद आप कहीं जा रहे हैं। एस्ट्रेला कहती है हाँ मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसके यहाँ जाना है, कुछ महीनों में वापसी हो जाएगी। बीस्ट कहता है अच्छा शायद मेरी मालूमात ठीक नहीं, क्योंकि जो मैं जानता हूँ कि आप एक सिपाही की बेटी थी जो एक ड्रग गैंग के साथ लड़ाई में मारा गया और आप उसकी अकलौती ही बेटी थी। इसी दौरान वो जो की गाड़ी के बारे में भी पूछता है कि शायद आपकी गाड़ी कहीं टकराई है। तब माहौल और भी गर्म हो जाता है जब वो बात करता है कि मेक्सिकोली की पुलिस एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक ताकतवर माफिया बॉस जनरल एल के बेटे चावेज की मौत हुई है। उसकी लाश अपने साथियों और असले के साथ एक गड्ढे से मिली है। तभी बीस्ट का खास आदमी भी अंदर घुस आता है। अब माहौल और भी खतरनाक हो गया था, लेकिन बीस्ट बिना कुछ किए अपने आदमी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो अपना एक कार्ड रख जाता है कि फार्म को लेके मेरे प्रपोजल को सोचिएगा और अगर जहन बने तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। जो फॉर्म को अपने एक साथी ल्यूपिस के हवाले करता है और फौरन वहां से निकलने लगते हैं। जाने से पहले वो दोबारा मार्को से कांटेक्ट करता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। जो और एस्ट्रेला उसके लिए फिक्रमंद होते हैं और उसे देखने के लिए जाते हैं। जो को वहाँ एक खून में लथपथ आदमी मार्को के घर से बाहर निकलते दिखता है। जो फौरन उसे मार डालता है और घर के अंदर जाता है, लेकिन मार्को तो इस वक्त तक मर चुका था। जो एस्ट्रा को एक खास जगह पर उसका इंतजार करने के लिए वहाँ से भेज देता है। तभी यहाँ हथियारे के कुछ और साथी आते हैं जिनसे जो को लड़ना पड़ता है। इनसे लड़ाई खत्म होते ही बीस्ट और उसके आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ जो का सामना रूथी से हो जाता है जो इसे एक मच्छर की तरह मसल देने वाला था, लेकिन तभी वहाँ बीस्ट और कुछ गनमैन्स पहुंच जाते हैं, इसलिए जो को जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। वो एस्ट्रा से जा मिलता है जो इसका इंतजार कर रही थी और दोनों वहाँ से बहुत दूर एक खुफिया ठिकाने में अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन एस्ट्रा हमेशा के लिए यहाँ रहना नहीं चाहती थी। उसे अपने फार्म से बहुत मोहब्बत थी जो कई नस्लों से उन्हीं की जायदाद थी और वो उसे किसी माफिया गैंग के हाथ में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। वो कहती है कि हमें वापस जाकर लड़ना चाहिए, हमारे पास वो फार्म रहे ना रहे, लेकिन उस खूबसूरत जमीन को मैं उन लुटेरों के हाथ में नहीं रहने दूंगी। वो जो से उसे फाइटिंग स्किल सिखाने और खुद का डिफेंस करने की ट्रेनिंग देने का कहती है। इधर बीस्ट माफिया बॉस जनरल के एक खास आदमी से मिलता है और उसे कहता है कि जो का काम तमाम कर दिया गया है। रूथी को बीस्ट की ये बात हैरान करती है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बीस्ट कहता है कि ये सब कुछ जो को मारने के मंसूबे का एक हिस्सा है। इधर पैसे कम पड़ जाने की वजह से जो एक बार फिर से इलीगल फाइट्स में हिस्सा लेने का फैसला करता है। इस बार वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए दी फॉर्मर के नाम से हिस्सा लेता है। अपनी पहली फाइट वो बहुत आसानी से जीत जाता है। इसकी बेरहम महारत से इसका प्रमोटर बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन जब तक जो अपनी दूसरी फाइट की तैयारी में था, दी फॉर्मर फाइटर का नाम बीस्ट तक पहुंच जाता है। बीस्ट अपने साथियों के साथ फौरन अरीना में पहुंचता है और एस्ट्रा को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। रूथी को वहां देखकर जो बहुत ही घबरा जाता है। वो फौरन से फाइट खत्म करके रिंग से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक बीस्ट वहां से जा चुका था। अब जो के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इस वक्त उसकी जिंदगी में सबसे अहम
एस्ट्रा ही थी, जो फाइट से कमाए हुए पैसों से असला खरीदने जाता है। असला खरीदने के बाद उसके पास कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। वो डीलर से कुछ पैसे बाद में पे करने का कहता है, लेकिन डीलर के पास ऐसी कोई ऑफर नहीं थी। जो कहता है ठीक है, तुम मुझे 3 की बजाय सिर्फ 2 गन्स दे दो। लेकिन डीलर अजीब बदमाश था। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें गन नहीं दूंगा और पैसे भी वापस नहीं करूंगा। इस पर जो को गुस्सा आ जाता है। वो यही इन सबको भून डालता है और असला लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर एस्ट्रा के फार्म पर माफिया पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। जो यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता था और यूं भी वो एक बेहतरीन सोल्जर था। वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालता है। थोड़ी ही देर में वो बीस्ट और रूथी के सामने खड़ा था। सिचुएशन पूरी तरह जो के कंट्रोल में थी और वो बीस्ट को एस्ट्रा को ले आने का कहता है। बीस्ट कहता है एस्ट्रा महफूज है और रूथी से लेकर वहाँ आता है। अब जो बीस्ट से कहता है कि अपने बॉस को कॉल करके यहाँ बुलाओ, कि अगर वो अपने बेटे के कातिल से मिलना चाहता है तो देर ना करे। बीस्ट ऐसा ही करता है, लेकिन रूथी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे बीस्ट पर शक होने लगता है। बीस्ट कहता है तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर जनरल ना रहे तो सारे गैंग का लीडर कौन होगा। बीस्ट को यकीन था कि रूथी उसका बहुत ही खास आदमी है। वो बहुत ही वफादार है। जो बीस्ट कहेगा रूथी वैसा ही करेगा, लेकिन शायद वो गलत था। कुछ ही देर में जनरल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। जनरल भी बीस्ट के एक्शंस को समझ चुका था। उसका एक खास आदमी अंदर बात करने के लिए आता है, जो इससे अपने लीडर जनरल को अंदर भेजने का कहता है। लेकिन रूथी कहता है कि ये एक ट्रैप है, यहाँ से चले जाओ, और वो आदमी फौरन से वहाँ से भाग जाता है और बीस्ट रूथी को वहीं मार डालता है। वो कहता है इस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी। अब चाहते ना चाहते उसकी जो के साथ एक टीम बन चुकी थी। शायद वो भी जनरल की गुलामी से आजादी चाहता था। अब जो खुद अकेला जनरल से बात करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन फिर वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जो अचानक जनरल को भून डालता है। जनरल के साथ ही घबराहट में अंधाधुंध फायर शुरू कर देते हैं, लेकिन जो और बीस्ट भी तैयार है। इनके बीच एक लंबी जंग चलती है और एस्ट्रा भी इस जंग का हिस्सा थी। वो पीछे के रास्ते से होते हुए एक मशीन गन पर कब्जा कर लेती है और दुश्मनों को मारने लगती है। आखिरकार ये तीनों मिलकर जनरल की सारी गैंग को खत्म कर डालते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद ये तीनों इकट्ठे होते हैं। बीस्ट जो से कहता है अब तुम दोबारा से अपने फार्म में खेती बाड़ी कर सकते हो। जो कहता है मैं सिर्फ एक किसान नहीं, असल में तो मैं वही हूँ जो तुमने कुछ देर पहले देखा। तभी फॉर्म के सभी वर्कर्स खुशी खुशी वापस लौटते हैं। बीस्ट अपने दिल में आजादी का एहसास लिए हुए उन्हें गुड बाय कहता है। एक ऐसा एहसास जिसे वो बरसों तक महसूस नहीं कर पाया था। यहाँ से जाते हुए वो माफिया के साए से आजाद हो चुका था। इसके बाद जो एस्ट्रा को सिपाही के एक अलग ही अंदाज में प्रपोज करता है, एक ग्रेनेड पिन के साथ, और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। आप कमेंट्स में इस एक्सप्लेनेशन पर अपना ओपिनियन जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।